नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट जो प्रश्न होगा इस पेंटिंग से संबंधित होगा। आप लोगों को भी इंस्टेंट कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी पेंटिंग है। आई एम श्योर कि आप मैक्सिमम 90% स्टूडेंट इसमें गलत होंगे, लेकिन इस बार बीपीएससी के लिए एक प्रबल, आप समझ सकते हैं कि दावेदार के रूप में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न का नाम ही यहाँ पे, पेंटिंग का जो नाम है बिहार की टिकुली कला, या फिर इसे टिकुली पेंटिंग के रूप में भी आप जान सकते हैं। 38 नंबर का सवाल यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा बनाया जा सकता है, नहीं तो शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के तहत बीपीएससी ने कितने बार अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाल कला हो गया, मौर्य कला हो गया, या फिर मधुबनी हो गया, पटना कलम चित्रकला हो गया, कितने बार यहाँ पे पूछा जा चुका है। लेकिन इस बार एक फ्रेश टॉपिक जो मिला हुआ है टिकुली पेंटिंग, ध्यान रखिएगा टिकुली पेंटिंग, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। और जिस प्रकार से बीपीएससी एक डायनेमिक वे में बहुत ही अधिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो इस टॉपिक की प्रबल संभावना है। और अभी ये टॉपिक ठीक है काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो जानेंगे हम लोग एक बहुत बड़े डायमेंशन के अंतर्गत पूरा का पूरा भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक। जैसे बाकी मैं टॉपिकों को कवर कराता हूँ वैसे ही इस टॉपिक को भी पूरा का पूरा मैं कवर कराऊंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चर्चा में क्यों है, या भूमिका के रूप में आप समझ सकते हैं। तो फॉर्मर जो उद्योग मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, बिहार के फॉर्मर जो उद्योग मंत्री थे जिनका नाम था शाहनवाज हुसैन, जो ठीक है बीजेपी से बिलोंग करते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सरकार यहाँ पे टूटी, एनडीए की सरकार जब यहाँ पे पूरी तरीके से बिहार में जब टूट गई, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फिर से जो नए उद्योग जो मंत्री आया जिनका नाम है समीर कुमार महासेठ, जो कि आरजेडी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी फेमस है। खैर, यहाँ पे जो भूतपूर्व जो उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन के द्वारा उस समय पुरस्कृत किया गया था 40 शिल्पकारों को। और इन शिल्पकारों में देखेंगे आप लोग तो टिकुली कारीगर भी शामिल थे। टिकुली कारीगर जो भी टिकुली जो पेंटिंग जो बनाते थे वैसे कारीगर भी इसमें शामिल थे। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। उसी समय से पुनः एक टिकुली जो कला था पुनः यहाँ पे चर्चा में आ गया। और चूँकि 67वां बीपीएससी में पूछा नहीं गया है, तो इस बार संभावना है कि टिकुली कला को यहाँ पे 68वें बीपीएससी में पूछ लिया जाए। अब थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये टिकुली कला क्या है। तो देखिए, टिकुली कला बहुत ही पुरानी कला मानी जाती है। अर्थात टिकुली जो है आपको, ठीक है, बिहार की महिलाएं जो अपने माथे में लगाती है बिंदी के रूप में, ये बहुत ही पहले आपको दिखाई देगा। लगभग 2400-2500 साल पहले से उसकी परंपरा चली आ रही है। लेकिन उसका जो व्यवसायीकरण हुआ देखेंगे तो मुगलों के समय से, ठीक है, उस पेंटिंग को संरक्षण दिया जाने का प्रयास किया गया। इसीलिए उसका जो एग्जैक्ट जो टाइम लाइन माना जाता है लगभग 800 साल पुराना पेंटिंग इसको माना जाता है। लेकिन अभी हाल में देखेंगे तो बिल्कुल ये विलुप्त होने के कगार पे है। और जब भी इस तरह की गतिविधि आपको देखने के लिए मिलेगी, कितनी पुरानी पेंटिंग विलुप्त होने के कगार पे है, तो यहाँ से फिर संभावना बन जाती है कि एग्जाम के द्वारा प्रश्न बना लिया जाए। और अगर इस कला को विलुप्तीकरण होने से अगर बचा लिया जाए तो सोचिए बहुत सारे जो रोजगार यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं, आजीविका के साधन उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ पे आजीविका के साधन, रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। और वर्तमान में इस पेंटिंग को चूँकि महिलाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे इसका निर्माण किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। महिला सशक्तिकरण में भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है यह टिकुली कला, ध्यान रखिएगा, टिकुली कला। और यह पटना के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो बहुत अधिक अभी प्रचलित हो गया है, पटना के आसपास के क्षेत्रों में। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि जब इस तरह की गतिविधियां हैं तो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा प्रश्न बनने के यहाँ पे संभावना प्रबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है इसको पुनर्जीवित करने का।
पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि टिकुली कला में देखेंगे तो बहुत सारा जो इफेक्ट जो पड़ा हुआ है उस पर मधुबनी चित्रकला का यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि इस इमेज में आप लोग ठीक है देख भी रहे होंगे, अगर पहली बार आप लोग देखेंगे तो लग रहा होगा कि ये मधुबनी पेंटिंग ही है, लेकिन ये मधुबनी पेंटिंग नहीं है, ये है यहाँ पे टिकुली पेंटिंग। ध्यान रखिएगा, टिकुली पेंटिंग, जिसमें बहुत सारा जो इफेक्ट है मधुबनी पेंटिंग का है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे एक निष्कर्ष के तौर पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कौन सा एक्शन लिया जाना चाहिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इतिहास या फिर इसकी उत्पत्ति की यहाँ पे बात कर लें। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अगर हम लोग ऐतिहासिक परंपरा की बात करें तो बिहार या फिर उत्तर भारत के क्षेत्रों में बिंदी का प्रचलन बहुत अधिक ठीक है होता ही होता है। जो महिलाएं जो होती है ठीक है सजावट सुंदरता के रूप में माथे पे जो बिंदी लगाती हैं उसी से ठीक है ये निकल के आया हुआ है, अर्थात बिहार में उसको टिकुली बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, टिकुली बोला जाता है। तो 800 साल पुराना यह माना जाता है लगभग। इसकी जो उत्पत्ति है पटना में हुआ है, और जैसा मैंने बताया हुआ था कि इस कला को या मुगलों के द्वारा संरक्षण दिया गया था। मुगल देखिए बहुत सारे जो शासक थे कला प्रेमी थे, जो भी कला प्रेमी जैसे शासक थे, जैसे जहांगीर की हम लोग बात कर लें, अकबर का नाम आ जाता है, या फिर हम लोग ठीक है शाहजहां की बात कर लें, जो भी फर्स्ट जो 3-4 जो शासक है कला प्रेमी अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इन शासकों के द्वारा यहाँ पे इनका यहाँ पे संरक्षण करने का प्रयास किया गया, अर्थात जो भी कलाकार होते थे इनके दरबार में होते थे या जो भी पेंटिंग बनाते थे सारे इन लोगों के द्वारा यहाँ पे खरीद लिया जाता था। लेकिन मुगलों का जब यहाँ पे पतन होना शुरू हो गया तो आपको पता है कि उसके बाद से चूँकि मराठा तो स्टेबलाइज हो नहीं पाए, उसके बाद से भारत पे ब्रिटिश शासन का वर्चस्व शुरू हो गया, ब्रिटिश शासन का कंट्रोल होना यहाँ पे शुरू हो गया। अब ये वही दौर है, आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पे औद्योगिकरण को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें मशीनीकृत उद्योग बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देगा। अब इसमें ये माना जाता है कि जो टिकुली जो कला था पूरी तरीके से उसका जो रूप था मशीनों ने ले लिया। बहुत अधिक जो टिकुली था ठीक है उन मशीनों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने लगा। तो अब संरक्षण भी समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन के द्वारा मशीनीकृत के माध्यम से देखेंगे जो भी यहाँ पे टिकुली हो गया या फिर अन्य जो भी यहाँ पे कलात्मक जो वस्तुएं था इसका पूरी तरीके से मशीनीकरण कर दिया गया। अब इस मशीनीकरण से क्या होगा, तो जो भी पारंपरिक जो कलाकार थे ये बिल्कुल यहाँ पे बेरोजगार हो गए। अब कोई इनकी वस्तु को खरीदेगा ही नहीं, महंगे यहाँ पे ठीक है बेचा जाएगा। कुल मिला के ये बेरोजगार की स्थिति में आ गए पारंपरिक जो भी कलाकार थे। और मशीनीकरण की वजह से जो टिकुली जो कला थी बिल्कुल यहाँ पे विलुप्तीकरण के यहाँ पे कगार पे आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है तो फिर इसका उदय कब हुआ, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे टिकुली कला का पुनरुद्धार, ठीक है, पुनः इसका उदय कब हो रहा है। तो इसमें एक बहुत फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं आज़ादी के बाद ठीक है, इनका आपको बढ़ चढ़ के प्रश्न में ठीक है जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इनका नाम लिखना है, जिनका नाम है उपेंद्र महारथी। इनके अगर जन्म की बात करें ठीक है तो उड़ीसा में 1908 के आसपास इनका जन्म हुआ था। उसी समय जब ठीक है स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जब ठीक है बंगाल आंदोलन ठीक है जब चल रहा था उस समय, तो उसी समय इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। लेकिन उपेंद्र महारथी का अगर आप लोग पूरा ठीक है इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बिहार के इतिहास में बहुत अधिक इनका नाम नहीं है। खासकर भारत की आज़ादी के बाद से इनको जब यहाँ पे ठीक है मौका मिला, पढ़ने का देखने का मौका मिला, तो फिर बिहार के लोगों को समझ में आया कि उपेंद्र महारथी बहुत ही बड़े पर्सनालिटी है। चूँकि जन्म तो इनका ध्यान रखिएगा उड़ीसा में हुआ था, लेकिन बाद में ये ठीक है अपनी जो भी एजुकेशनल पढ़ाई करके आके ठीक है बिहार में आके बस गए। इनका जो योगदान है अगर हम लोग बात करें तो जैसे कला हो गया या शिल्प या वास्तुकला ठीक है, इन सारे ही चीज़ों में इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया और हस्तकला को बहुत अधिक बढ़ावा देने का कोशिश किया। और आगे चल के इन्हीं के नाम पे
पटना में ही देखेंगे तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान भी खोला गया है। उपेंद्र, ध्यान रखिएगा, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। अब इनकी सबसे बड़ी जो खासियत क्या थी, तो इनके द्वारा इनेमल पेंट में अभिनव प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे इनेमल जो पेंट होता है, इनेमल पेंट घर वगैरह में जरूर आप लोगों ने लगते देखा होगा, बिल्कुल यह ध्यान रखिएगा अपारदर्शी होता है, या फिर ठीक है कह सकते हैं कि कठोर जो भी सतह होता है जैसे लोहा हो गया या फिर लकड़ी के सतहों पे इस पेंटिंग को यहाँ पे ठीक है पोता जाता है, तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ये पेंट नहीं होता है, सूखने में बहुत अधिक इसमें समय भी लगता है। तो इनेमल पेंट के साथ माना जाता है कि इन्होंने अभिनव प्रयोग किया, अभिनव प्रयोग किया, अभिनव प्रयोग किया, और फिर इसको इन्होंने टिकुली कला के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, टिकुली कला के माध्यम से इसको यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पे घटनाक्रम क्या रहा है। तो शुरू में देखिए जो टिकुली जो कला था उसका जो ठीक है मतलब कह सकते हैं कि जो बनावट था, किस प्रकार से उसको बनाया जाता था, तो देखेंगे एक कांच का टुकड़ा होता था। इस कांच के टुकड़े में जो भी गोल्ड जो फॉयल होता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोल्ड फॉयल जो होता था, उसी गोल्ड फॉयल को इसमें चिपका के ठीक है बना दिया जाता था बिंदी के रूप में। लेकिन आगे चल के लगभग 20वीं शताब्दी तक आते आते चूँकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया, ठीक है, गोल्ड फॉइल माना जाता है कि मार्केट से गायब होने लगा, तो अब बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या हो गई कि आखिर अब इसको कैसे यहाँ पे बनाया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोल्ड फॉइल के जाने के बाद से अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो प्रयोग किया गया, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रयोग यहाँ पे किया गया, यहाँ पे ठीक है गोल्ड फॉइल की जगह यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था, इनेमल पेंटिंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और जो भी ये शीशा होता था, ध्यान रखिएगा, जो कांच की जो चीज़ होती थी उस पर चिपका के एकदम बेहद एक चमकीला ठीक है चीज़ बनाने का इसमें प्रयास किया जाता था। अब यही प्रक्रिया आप देखेंगे चल रही थी, तब तक यहाँ पे उपेंद्र महारथी को मौका मिलता है जापान जाने का। जापान गए तो उन्होंने देखा कि जो इनेमल जो पेंट का जो प्रयोग है वो लोग ठीक है लकड़ी के सतहों पे, समझ रहे हैं ना, लकड़ी पे यहाँ पे अच्छा खासा लोग प्रयोग करता है, लकड़ी पे प्रयोग करता है, और उसमें उसकी सुंदरता कहीं से कम नहीं होती है। इसीलिए आगे चल के देखेंगे तो इस कांच की जगह, ध्यान रखिएगा, इस कांच की जगह लकड़ी का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा, और इनेमल पेंट को यहाँ पे इस लकड़ी में, समझ रहे हैं ना, परत दर परत, जैसे एक लेयर लगाने के बाद उस पर एकदम होता है ना, मतलब रेशेदार चीज़ से उसको एकदम चमका देना, ठीक है, फिर दूसरा लेयर पोती है, तीसरा लेयर पोती है, चौथा लेयर पोती है, जिसको सरेस वगैरह आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, लकड़ी वगैरह में उसका यूज किया जाता है ताकि सतह को बहुत अधिक चमकीला बनाया जा सके। तो इनको जब यहाँ पे जापान में जाने का मौका मिला एक प्रदर्शनी में, ध्यान रखिएगा, एक प्रदर्शनी में, तो फिर वहीं पे इन्होंने देखा कि चमकदार, ध्यान रखिएगा, चमकदार हार्ड बोर्ड में इसका चित्रण किया जा रहा है, और इन्होंने भी उसी स्टेप को उठाया। देखेंगे लकड़ी के बाद से धीरे धीरे, ठीक है, लकड़ी की कमी की वजह से हार्ड बोर्ड में भी यहाँ पे बनाया जाने लगा। तभी वर्तमान में जो ये टिकुली जो कला है हार्ड बोर्ड में ही यहाँ पे बनाया जाता है, उसी में चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो अब जापान में पूरी तरीके से टिकुली कला का देखेंगे तो थोड़ा बहुत ग्लोबलाइज यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, और इसका जो उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य था उपेंद्र महारथी का, इनका उद्देश्य यही था कि जो पारंपरिक जो कला है, पारंपरिक कला को संरक्षित किया जाए, और इसके अलावा बाजार की उपलब्धता भी, ठीक है, अगर मिल पाए, बाजार की अगर उपलब्धता यहाँ पे हो पाए तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का जो कला है, ठीक है, रोजगार देगी ही देगी। और इन्हीं सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो 1969 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया। अब चूँकि आगे चल के लगभग 1980 तक आते आते, ठीक है, 80 या फिर 81 तक आते आते इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके मृत्यु होने के बाद से फिर से टिकुली कला, ठीक है, एक डिक्लाइन स्टेज में जा पहुंचा, लेकिन फिर से वहाँ पे एक नए व्यक्तित्व का उदय हुआ जिनका नाम है अशोक कुमार विश्वास। ध्यान रखिएगा, अशोक कुमार विश्वास, अशोक कुमार विश्वास, और इनका साथ दिया इनकी पत्नी ने शिवानी विश्वास,
इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड रही है, ठीक है, बंगाली बैकग्राउंड की रही है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, रोहतास में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा अब टिकुली कला को यहाँ पे प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया। इन्होंने माने माना जाता है कि घर घर जाके जो, ठीक है, महिलाएं होती थी उनको इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया, और इनको मौका मिला सबसे पहले दिल्ली में लगभग 1996 की बात है। दिल्ली में जब, ठीक है, प्रदर्शनी लगा हुआ था, तो ये खुद बताते हैं कि मैं 500 टिकुली कला को लेके गया था, बनवा के लेके गया था, और ये 10 दिनों में, महज 10 दिनों में बिक गया। तो इनके अंदर गजब का एक मोटिवेशन आया कि भाई लोग तो पसंद कर रहे हैं। फिर इनको आगे जयपुर में मौका मिला, आगे चल के, ठीक है, बिहार दिवस, जैसे कि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, बिहार दिवस पे इन्होंने अपनी प्रदर्शनी को दिखाया, और आगे चल के इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सियोल में भी जाने का मौका मिला, सियोल में जाने का मौका मिला। और हर जगह ये क्या कर रहे हैं, तो जो टिकुली जो कला है, ठीक है, उसी को ये प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक अलग पहचान बन गई, जो कि उसका श्रेय दिया जाना चाहिए अशोक कुमार विश्वास और उनकी पत्नी शिवानी विश्वास को। अब इससे यहाँ पे डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी, ध्यान रखिएगा, डिमांड बढ़ने लगी, तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया, टिकुली कला को पुनः पुनर्जीवित किया जाए। कारीगरों की यहाँ पे तलाश होने लगी, यहाँ पे होने लगी, और माना जाता है कि अब इस डिमांड को देखते हुए पटना में ही 30 से अधिक केंद्रों को कुमार विश्वास के द्वारा यहाँ पे खोल लिया गया है, और इसमें 350 से अधिक यहाँ पे जो महिलाएं हैं, खासकर जो गरीब जो महिलाएं हैं, इस टिकुली कला से जुड़ चुकी है, और पूरा, ठीक है, कुमार विश्वास के द्वारा इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब महिलाएं जुड़ रही है, तो जो बच्चियां हैं, ठीक है, लगभग मतलब 15 साल 20 साल की जो भी बच्चियां हैं, वे भी इस कला में काफ़ी इंटरेस्टेड ले रही है। तो पूरा का पूरा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सप्लाई चैन के तहत इनको, ठीक है, मैनेजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है अशोक कुमार विश्वास के द्वारा। जैसे कि इनको टास्क दे दिया जाता है इन महिलाओं को कि भाई तुम जितना बनाओगी, ठीक है, हम सब तुम्हारी पेंटिंग को खरीद लेंगे, और यही ये काम करते हैं, पेंटिंग को खरीद के, ठीक है, और फिर उसको मार्केट में सप्लाई का काम करते हैं। लेकिन कोविड वगैरह में थोड़ा स्थिति, ठीक है, इन लोगों की काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि सप्लाई चेन बिल्कुल यहाँ पर टूट चुका था, मार्केट उतना था नहीं, ठीक है, डिमांड में बेहद यहाँ पर कमी आ गई थी। आगे हम लोग इसको जानेंगे। तो यहाँ पे सरकार ने आगे चल के इस कला के प्रति थोड़ी बहुत गंभीरता दिखाई, सरकार ने भी इस कला के प्रति थोड़ी बहुत यहाँ पे गंभीरता दिखाई। अशोक कुमार विश्वास के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया कि इस कला को, ठीक है, प्रोत्साहन कीजिए भाई, ठीक है, इसको सेव करने में हमारी मदद कीजिए। तो कुल मिला के आप लोगों ने समझ लिया कि अब टिकुली कला का पुनरुद्धार कैसे होगा। अब सिंपल है कि टिकुली कला क्या है। अब टिकुली का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था बिंदी, टिकुली का मतलब बिंदी, ठीक है, और इसका जो प्रयोग जो किया जाता है, जैसे कि देखेंगे मंदिरों को सजाने के लिए, आगे चल के घरों को भी सजाया जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा आज वर्तमान में आर्ट गैलरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो शुरुआत में मैंने बताया हुआ था, ठीक है, कि इसमें जो सोने का जो, ठीक है, पत्ता होता था, फॉयल होता था, ठीक है, सोने का पत्ता और इसमें कांच, दोनों को अटैच करके बनाया जाता था। चूँकि अब सोने की महंगाई अधिक बढ़ने से, ध्यान रखिएगा, सोने की बहुत अधिक महंगाई बढ़ने से सोने की जगह, ठीक है, उसकी जगह देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें इनेमल पेंट का प्रयोग किया गया, जो कि, ठीक है, इनेमल जो पेंट है, समझ रहे हैं ना, मतलब चमकीला ही दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। आज वर्तमान में बहुत ही कई प्रकार का इनेमल पेंट आ चुका है। और कांच की जगह आगे चल के जब कांच की कमी हुआ, तो कांच की जगह यहाँ पे लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। अब लकड़ी की भी जब कमी होने लगा, तो लकड़ी की जगह हार्ड बोर्ड का प्रयोग किया जाने लगा। और अभी कुल मिला के इनेमल पेंट और हार्ड बोर्ड का बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब इतना फिनिशिंग उसमें होता है, बहुत अधिक, ठीक है, इसमें लागत जो होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग से काफ़ी कम होता है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग का एक अपना अलग मार्केट है, जिसके वजह से ये जो टिकुली कला है उतनी बड़े रूप में प्रतिस्पर्धा कर नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा।
और वर्तमान अगर बिहार में अगर देखा जाए, वर्तमान बिहार में, तो टिकुली कला नारी सशक्तिकरण को लेके एक अच्छा प्रयास यहाँ पे हो सकता है, बशर्ते अगर इस पे ठीक है गवर्नमेंट का सहयोग मिले। पटना के आसपास का जो भी इलाका है, पटना का आसपास का जो भी शहरी इलाका है वहाँ पे काफ़ी फेमस है। जैसे कि एक कला है हरिहंस टिकुली कला जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, पटना के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय यहाँ पे हो चुका है। अगर इसके हम लोग बाज़ार की बात करें तो अभी भी इसको बहुत बड़े स्तर पे बाज़ार नहीं मिला हुआ है। जैसे कि पटना हो गया, बनारस, कोलकाता, इन्हीं सारे क्षेत्रों में ये जो टिकुली कला का आपको ठीक है पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या होती है कि देखिए जो इसका जो क्रय और विक्रय होता है, खरीद और जो बिक्री होती है, इसका क्रय और विक्रय डीलरों के माध्यम से होता है। डीलर, अब डीलर का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है बिचौलिया। और बिचौलिया होने से क्या हो जाएगा, तो ठीक है जो भी यहाँ पे कलाकार हैं उनको समस्या उठानी ही पड़ेगी। डीलर क्या करेंगे, उन कलाकारों से औने पौने दाम में खरीद के फिर मार्केट में ठीक है महंगे दामों में वैसे बेचने का प्रयास करेंगे। तो ये एक थोड़ी बहुत आपकी समस्या देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं टिकुली कला की विशेषताएं। ठीक है, टिकुली कला की विशेषताएं, तो इसको तीन चरण में अभी वर्तमान में इसको बनाया जाता है। 3 चरण में, जैसे मैंने बताया हुआ था कि इसमें जो हार्डबोर्ड होता है, हार्डबोर्ड, और उसमें इनेमल पेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी डिजाइन वगैरह है देखेंगे, ठीक है, वो पूरा डिजाइन इसमें बनाया जाएगा। 3 चरण में हम लोग अगर पहला चरण की बात करें तो सबसे पहले इसमें हार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। हार्डबोर्ड का प्रयोग लकड़ी का गत्ता के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर मोटी मोटी जो कागज़ की जो आती है गत्ता, वही होता है हार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जिसमें पेंटिंग वगैरह खूब किया जाता है। हार्डबोर्ड का प्रयोग, अब हार्डबोर्ड को ठीक है एकदम लाने के बाद इसको एक अलग अलग शेप में बनाए जाने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि इसमें गोलाकार शेप बनाया जाता है। इसको डिपेंड करता है कि किस प्रकार का चित्रकारी इसमें हो रहा है, गोलाकार, आयताकार, त्रिकोणीय, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्गाकार। ठीक है, कई प्रकार से इस हार्डबोर्ड की कटाई की जाती है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे आता है इसका द्वितीय चरण बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं या फिर जो हार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं, हार्डबोर्ड के जो भी यहाँ पे टुकड़ा होता है, जो भी शेप होता है, इसमें इनेमल पेंट लगाया जाता है। इनेमल पेंट चढ़ाया जाता है। मैंने बताया था इनेमल पेंट क्या होता है। इसमें जो परत होती है, जैसे एक परत अगर इसको चढ़ाया जाएगा हार्डबोर्ड में, तो उसमें फिर से ऊपर ठीक है मतलब उसमें कह सकते हैं कि जो सैंड पेपर से उसको रगड़ा जाता है, ताकि वो और अधिक ठीक है मतलब चमकीला हो सके। फिर दूसरा लेयर लगाने के बाद फिर सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। कुल मिला कर देखेंगे तो लगभग इसमें 4-5 लेयर पेंट लगाया जाता है और उतने ही बार सैंड पेपर से उसको रगड़ा जाता है। क्यों? तो यहाँ पे जो पॉलिश है, पॉलिश का सतह चिकना हो जाए, चमकीला दिखाई दे। उसके बाद जब तीसरी जो प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो द्वितीय चरण काफ़ी चैलेंजिंग इसीलिए होता है कि इसमें जो ब्रश का जो प्रयोग किया जाता है, ब्रश तो ठीक है, जैसे कि गिलहरी का जो फर होता है, गिलहरी का फर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मौसम। सारे मौसम में ठीक है ये अनुकूल नहीं होता है। बेसिकली देखेंगे तो वसंत ऋतु या गर्मी ऋतु में मैंने टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनेमल पेंट ठीक है गाढ़ा होता है या फिर जो भी पतला होता है, सूखने के लिए ठीक है देखेंगे लकड़ी या फिर लोहा में जल्दी ये पेंट सूखता नहीं है, आसानी से सूखता नहीं है। इसको सुखाने में सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि सूखने के बाद से क्या लगाया जा रहा है, सैंड पेपर का प्रयोग किया जा रहा है इसको चमकीला बनाने के लिए। सैंड पेपर अगर ये सही से सूखेगा नहीं तो सैंड पेपर क्या करेगा, पूरे पॉलिश को ठीक है रिमूव कर देगा, हटा देगा, फिर नीचे वहीं हार्डबोर्ड या फिर लकड़ी बच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है उन कारीगरों के लिए। अब यहाँ पे तृतीय चरण आता है इसका। तृतीय चरण
अब तृतीय चरण में थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। अंतिम परत के बाद देखेंगे तो इसमें जो भी यहाँ पे शिल्पकार होते हैं, जो भी कलाकार होते हैं, अब चूंकि अब पूरा पूरा समझ रहे हैं ना, एक चमकीला चीज़ एकदम यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसमें यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, जो भी डिजाइन होता है डिजाइन का यहाँ पे पेंट किया जाता है। आप ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया जाता है, डिजाइन का यहाँ पे पेंट किया जाता है। अभी वर्तमान में मान के चलिए कि कोई अगर ग्राहक मन मुताबिक, ठीक है, अगर अधिक पैसे खर्च करना चाहता है तो फिर उसमें, ठीक है, गोल्ड फॉयल वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, गोल्ड फॉयल का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसको गहनों से सजा दिया जाता है। डिपेंड करता है कि ठीक है कितना खर्च कोई कस्टमर करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर किस तरीके की डिमांड है। और इसमें देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग का अच्छा खासा आपको इफेक्ट भी दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कला को या फिर इस मतलब टिकुली कला को बनाने के लिए बहुत ही धैर्य की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, धैर्य की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए। और इसमें होता है ना कि बहुत अधिक अगर कोई पारंगत अगर कलाकार नहीं है तो फिर ये इस चीज़ को पूरी तरीके से बना ही नहीं पाएगा। अब इसमें थोड़ा हम लोग बात करते हैं इसके विषय वस्तु को लेके। तो देखिए विषय वस्तु में देखा जाए तो जनरली इसमें भारतीय संस्कृति को यहाँ पे दिखाए जाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति या फिर जो भी भारत की जो भी डाइवर्सिटी मूलक चेहरा है, या फिर जो भी, ठीक है, भारत की जटिलता है, उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है। पूरे विश्व को इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। और वही इसके अलावा देखेंगे तो बिहार के जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, जैसे कि छठ वगैरह हो गया। इसके अलावा भारतीय जो विवाह है, भारतीय विवाह मैंने बिल्कुल आपको मधुबनी पेंटिंग आप लोगों को जरूर याद आ रहा होगा। कृष्ण लीला या फिर रामायण ऐसे सारे ही जो सब्जेक्ट होते हैं, जो विषय वस्तु है, इन्हीं विषय वस्तु को इस टिकुली पेंटिंग के अंतर्गत बनाया जाता है। इसीलिए इन दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका संरक्षित करना बेहद ही ज़रूरत हो जाता है, पुनर्जीवित करना बेहद ही यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी जो चुनौती है इनका कारीगरों को लेके, कलाकारों को लेके इनका जो एक इकोसिस्टम होना चाहिए काम करने के लिए। चूँकि ये अपने अपने घरों में काम करते हैं तो ये बिल्कुल असंगठित होते हैं, असंगठित, ठीक है, वातावरण में काम कर रहे होते हैं। अब असंगठित वातावरण में काम करेंगे तो इनको अपनी ही चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती है, बिचौलियों के द्वारा शोषण हो जाएगा इनका, बिचौलियों के द्वारा इनका शोषण किया जाएगा औने पौने दामों में, ठीक है, इनसे इनकी पेंटिंग खरीद लिया जाएगा। और मैंने बताया कि कॉस्टिंग बहुत अधिक है, मधुबनी पेंटिंग से अधिक कॉस्ट जो है इस पे लगता है बनाने में। इसके अलावा कुछ और चुनौतियां हैं, जैसे कि इसमें पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव, तकनीक विज्ञान का भी दिक्कत है इसमें। तकनीक विज्ञान, चूँकि इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इस पेंटिंग को बनाया जाता है, अगर इसी को अगर मशीनीकृत कंप्यूटराइज अगर बना दिया जाए तो फिर समझिए कि हस्तशिल्प वाला फिर बेकार हो जाएगा, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ। बाजार की जानकारी देखेंगे यहाँ पे, इनको एक रेगुलर बाजार जैसे कि मधुबनी पेंटिंग को मिला है, वैसे बाजार इनको अभी तक नहीं मिला है, बाजार की जानकारी का अभाव दिखाई देगा। और इसके अलावा संस्थागत ढांचा का भी अभाव दिखाई देगा, संस्थागत ढांचा का, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग में देखा था पूरा एक शानदार जो मिथिला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक संस्थागत ढांचा का विकास मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, तो उनको वहाँ पे अधिक हेल्प मिलता है कंपेरिजन टू, ठीक है, टिकुली चित्रकला। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं अन्य क्षेत्र में इसकी भूमिका क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें महिलाएं बड़ी तेज़ी से जुड़ रही है, तो महिला सशक्तिकरण को इसके माध्यम से यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण को। क्योंकि महिलाओं में एक चीज़ आप लोग देखते होंगे कि, ठीक है, उनमें जो सजावट का जो भाव आता है वो रहता ही रहता है, साफ सफाई सजावट सब जनरली देखेंगे तो महिलाओं के डीएनए में यहाँ पे मौजूद होता है, नो डाउट, ठीक है। जो भी यहाँ पे इस कला के लिए जो भी पेशेंस चाहिए, सोचिए पेशेंस महिलाओं से अधिक किसमें होता है, ठीक है, तो पेशेंस, धैर्य आप कह सकते हैं, और फिर जो भी यहाँ पे कौशल चाहिए इन महिलाओं में पूरी तरीके से मौजूद होता है। और बिहार की महिलाओं का ये बहुत बड़ा आय का स्रोत बन सकता है, आय का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लें यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में,
पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पे विकास किया जा सकता है। अब सोचिए राजस्थान में लोग रेत में घूमने के लिए जब इतने बड़े मात्रा में लोग पैसे खर्च कर सकते हैं, तो जहाँ पे इस पेंटिंग का निर्माण होगा फिर वहाँ लोग क्यों नहीं देखने आ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से इस पेंटिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पर्यटन को क्षेत्र में, ठीक है, पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, या फिर जो भी यहाँ पे स्थानीय कारीगर होंगे, स्थानीय कारीगर या जो भी यहाँ पे छोटे विक्रेता होंगे, ये बिल्कुल ही देखेंगे तो पर्यटन के आकर्षण का केंद्र होगा, अर्थात इनका भी आय कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये भी है, ठीक है, कि जो शिल्प का जो, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा शिल्प के क्षेत्र में, तो वहाँ पे देखेंगे समस्या है। और एक और समस्या ये भी है कि शिल्प वाले क्षेत्र में कितना पर्यटन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे मौजूद अभी भी नहीं है। तो सरकार भी यहाँ पे, ठीक है, बच रही है, यहाँ पे खर्च कर तो रही है लेकिन जितना बड़े मात्रा में करना चाहिए उतना खर्च नहीं कर रही है, क्योंकि पूरा समझ ही रहे हैं सरकार वहीं खर्च करेगी जहाँ से आउटपुट यहाँ पे अधिक गवर्नमेंट को, ठीक है, मिल पाएगी। आगे का रास्ता यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर निष्कर्ष के रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1 तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़रूरी है इनके विपणन के लिए, ठीक है, विपणन के लिए बहुत अधिक ज़रूरत है। जैसे कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए, सोशल मीडिया से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो तेज़ी से इनका प्रचार प्रसार हो सकता है। अभी आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ, ठीक है, सोशल मीडिया साइट या फिर आपको, ठीक है, डिजिटलाइज साइट भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उतना बड़े मात्रा में आपको दिखाई नहीं देगा। इनको एक बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे इंडिया हैंडलूम बाज़ार की, इंडिया हैंडलूम बाज़ार की, अर्थात अगर इनको ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल से अगर जोड़ दिया जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल से अगर इनको यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो आप मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि बिचौलियों का रोल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जिनकी भी डिमांड है, अर्थात जो भी कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, कारीगर टू विक्रेता यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे मोल भाव जो भी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्ट ही यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट जो दिखाई दिया, जैसे मैंने बताया था कोविड के दौरान सोचिए कोविड के दौरान अगर ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल से पूरी तरीके से अगर जुड़े होते तो कोविड के समय भी इनको दिक्कत नहीं होता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, क्योंकि अगर इसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो ना सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटी भी, उनकी सामाजिक दशा भी अच्छी होगी। स्वाभाविक सी बात है, किसी की भी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है तो समाज में उसका वैल्यू मिलना, ठीक है, शुरू हो ही जाता है। और भी यहाँ पे अच्छा हो सकता है, जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को इससे दूर किया जा सकता है, गरीबी, पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है, जो भी पलायन हो रहा है उसे दूर किया जा सकता है। ऋण, समझ रहे हैं ना, बिहार में बहुत बड़ी समस्या है ऋण का मकड़ जाल, इससे यहाँ पे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कमी लाया जा सकता है अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहल हो सकता है, इसको अगर जीआई टैग मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, क्योंकि जीआई टैग से क्या होता है तो प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को, ठीक है, बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा पहल है। सबसे बड़ा इसके लिए जो चैलेंज है, मैंने बताया था आपको, मधुबनी पेंटिंग, चूँकि मधुबनी पेंटिंग का इफेक्ट आपको अच्छा खासा इस दिखाई देगा टिकुली पेंटिंग में, तो माना जाता है कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर करने के लिए अभी भी बहुत बड़े रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ पे रिसर्च किया जाए कि दोनों में क्या अंतर है, और जो समस्या होती है टिकुली कला के कलाकारों को, खर्च से संबंधित समस्या है। जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ कि मधुबनी पेंटिंग को अगर आप 1000 में बना रहे हैं तो सेम पेंटिंग को टिकुली कला के अंतर्गत
समझ रहे हैं। बनाने में जो खर्च है हो सकता है कि बहुत अधिक लग जाए, ठीक है, 1000 से हो सकता है कि 1200 लग जाए, 1300 लग जाए। अब ऐसे में क्या होगा, तो मधुबनी जो पेंटिंग है, ठीक है, 2000 में बिक जाएगा, 2000 में बिक जाएगा। लेकिन ये टिकुली कला अगर इसमें 1200 खर्च हुआ है तो ऐसा नहीं कि इसको आप 2000 में बेच सकते हैं। इसमें जो मार्जिन बहुत कम होता है, ये 1500 में बिकेगा। तो सोचिए जो लागत है मधुबनी पेंटिंग में वो लागत कम है, उस पर मुनाफा अधिक है, लेकिन टिकुली कला में लागत अधिक होने के बाद भी इसमें मुनाफा कम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान रखिएगा, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, तभी तो ऐसे कला कोटि के प्रोत्साहन मिल पाएगा। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें पर्याप्त होगी, ठीक है। अब कहीं से प्रश्न आएगा आप लोग लिखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप लोग देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।